चेक करना है चेक कर लो एक बार। आवाज़ सही है, आ रही है? करें स्टार्ट जी। तीसरा हमारा प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें तीसरा जो टेंस है हमारा वह कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट जैसा कि इसके नाम से ही मालूम है, यानी कि एक ऐसा टेंस जिसमें वर्तमान काल में कार्य पूरा हो चुका होता है। वर्तमान काल में कार्य की पूर्णता, यानी कि जो भी काम किया जाना है उसकी पूर्णता को इसमें इंगित किया जाता है। ये मालूम होता है कि अमुक कार्य पूरा हो चुका है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा, हमने इससे पूर्व जब वर्ब पैटर्न आपको बताया था, टेंस चार्ट, उसमें बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो सहायक क्रियाएं काम में ली जाती हैं। एक होती है हैज, दूसरी होती है हैव। हैज जो सहायक क्रिया होती है उसका हम प्रयोग एकवचन कर्ताओं के साथ करते हैं। हैव जो सहायक क्रिया होती है उसका बहुवचन कर्ताओं के साथ प्रयोग करते हैं। साथ में यदि आई करता हो, आई सब्जेक्ट होता है, उसके साथ में भी हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इन दोनों ही सहायक क्रियाओं के बाद में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसका जो पैटर्न है, सूत्र है, वो आप देख सकते हैं कि जब भी आप वाक्य बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो वाक्य होगा उसमें कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, इस पैटर्न में सब्जेक्ट के बाद में आने वाली दो सहायक क्रियाएं हैज हैव, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, वो होंगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल का नाम देते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब वाक्य को नेगेटिव बनाना हो अथवा इंटरोगेटिव बनाना हो तो किस तरीके से पैटर्न होगा, देखिए। सब्जेक्ट होगा, हैज हैव को हम यथावत रखेंगे, दोनों सहायक क्रियाएं हैं। इसके बाद में हम नोट लगा देंगे नेगेटिव के लिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। ये नेगेटिव पैटर्न बन जाएगा, यानी कि नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य बनाने का पैटर्न होगा। इसके बाद में यदि वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना है तो सहायक क्रिया को पहले लिखेंगे, जैसे हैज हैव दोनों सहायक क्रियाएं हैं। इसके बाद में हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर इसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, और अंत में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस तरीके से ये जो पैटर्न होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैटर्न होते हैं। अब इसके यूजेज आप देख लेते हैं एक बार। इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वह वर्तमान काल में किसी कार्य की पूर्णता को दर्शाता है कि अमुक काम पूरा हो चुका है। यह इसका कार्य भूतकाल में जारी होकर वर्तमान में भी जारी होता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। परंतु सिंस फोर का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं, ये एक अलग चीज़ है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब कोई काम भूतकाल में शुरू होकर, कब शुरू होकर? भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान काल की एक हद तक, एक सीमा तक जारी रहता है और वहाँ आकर वह पूरा हो जाता है। ठीक है ना, कि कोई कार्य जब भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान काल में एक निश्चित समय पर पूरा हो जाता है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम प्रयोग करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम समय को बताने का प्रयास करेंगे या समय को जब हम इसमें इंगित करेंगे तो समय को बताने के लिए हम सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस और फोर का। सिंस आपको मालूम ही है कि पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम यूज करते हैं, और इसके अलावा जो फोर होता है उसका प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय अवधि को बताने के लिए करते हैं। इस प्रकार से सिंस और फोर का हम प्रयोग करेंगे। तो ये तो थी आधारभूत स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। कौन से टेंस की? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब इसके उदाहरण आप देख लीजिए, कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस, वह इस घर में रह चुका है, यानी कि रह रहा है। 4 यानी से, और 5 ईयर्स यानी 5 सालों से। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर टाइम एडवर्बियल को हटा दूँ, 4 और 5 ईयर इसको हटा दूँ, फिर इस वाक्य को पढ़ूँ तो इसका मतलब है ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस, वह इस घर में रह चुका है। इसका मतलब अब नहीं रहता है, वह यहाँ पे रह चुका है। ठीक है ना। लेकिन यदि मैं इस वाक्य को ये कहूँ कि ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स, वह इस घर में 5 सालों से रह रहा है, इसका मतलब वह अब भी रह रहा है, स्टिल लिविंग। वाक्य के भावार्थ को समझने का प्रयास कीजिए, जहाँ पे आपसे सिंस और फोर के माध्यम से समय अवधि को या समय की तरफ इशारा करते हुए आपसे कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे 4 लगा हुआ है तो समय अवधि बताई गई है, समय अवधि, और समय अवधि होती है
वह निश्चित होती है। समय अवधि, जैसे यहाँ पे समय अवधि बताई गई है 5 साल की, तो ये निश्चित समय अवधि है, इसलिए यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है, फॉर का प्रयोग किया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देखिए, आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँ, इन दिस कॉलेज, इस महाविद्यालय में, फॉर 2 ईयर्स यानी 2 सालों तक, मैं इस विद्यालय में 2 सालों से पढ़ा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे जब फॉर जुड़ गया है तो इसका भावार्थ थोड़ा अलग होगा कि मैं इस महाविद्यालय में 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब अब भी पढ़ा रहा हूँ। अब आप इन दोनों वाक्यों में एक चीज़ समझे होंगे, वो क्या समझे हैं कि आपने देखा है कि हैज हैव जो है उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है और प्लस टाइम है, प्लस क्या है, टाइम है, और जब टाइम प्लस इसके साथ जुड़ा हुआ है तो टाइम को बताने के लिए दोनों ही उपर्युक्त वाक्यों में हमने फॉर का प्रयोग किया है। और जब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में फॉर लग जाता है या सिंस लग जाता है तो उन वाक्यों में इसका मतलब यह है कि वो वाक्य, उनमें होने वाली गतिविधि भूतकाल में शुरू हुई थी और वर्तमान में भी वो जारी है। जैसे कि इन दोनों उदाहरणों से पता चलता है, इसमें पता चलता है कि वो अब भी उस घर में 5 सालों से रह रहा है और इसमें पता चलता है कि वो 2 सालों से उस महाविद्यालय में अब भी पढ़ा रहा है। नेक्स्ट है आई हैव नोन हर, मैंने उसको जाना है। आई हैव नोन हर, मैंने उसको जाना है फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से। इसका भावार्थ होगा कि मैं उसको 3 सालों से जानता हूँ, यानी कि अब वो चीज़ जानना और पहचानना कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, नो, ठीक है ना, वो इस प्रकार का इंडिकेशन है जहाँ पर वो चीज़ स्थायित्व का भाव लेती है, स्टेबिलिटी होती है। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को जानते हैं तो उसमें निरंतरता और स्थायीपन होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जानते थे आप भूल गए हैं, ऐसा नहीं होगा। तो उपयुक्त तीनों ही वाक्यों के अंदर जो हमें समझ में आया है वह यह है कि हम यहाँ पर सिंस और फॉर का प्रयोग जो कर रहे हैं वह एक निश्चित समय अवधि से किसी कार्य के शुरू होकर एक निश्चित समय अवधि तक उसके मापन का आधार है, जहाँ हमें यह पता चलता है कि कोई काम कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक आपको इशारा कर रहा है। इसके बाद में दूसरा नियम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो देख लेते हैं हम। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है जब कार्य की पूर्णता के बारे में संशय हो कि भाई काम पूरा हुआ या नहीं, कार्य पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ अथवा नहीं, यानी कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट, जब काम पूर्ण और अपूर्ण स्थिति में हो कि भाई काम पूरा हुआ या नहीं, ऐसा यदि आपको कोई सस्पेंस है, कोई संशय है अथवा पूर्ण होने का समय नहीं मालूम हो कि भाई कब पूर्ण हुआ, तो ऐसी स्थिति में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने आपको जब इसको शुरू किया था, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को, उसमें मैं आपको बताया था कि एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि आप किसी भी दिए हुए वाक्य के भावार्थ को जब आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाए, यह सामान्य बोलचाल की अंग्रेजी में जब आप किसी चीज़ को, अंग्रेजी संबंधित वाक्य को पढ़ रहे हैं तो उसका भावार्थ निकालने का प्रयास करें। जब तक आपको भावार्थ पता नहीं है आप उस मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे, आपको उस वाक्य का तात्पर्य समझ नहीं आएगा, आप अंग्रेजी को ठीक से समझने में काबिल नहीं होंगे। इसलिए दोनों ही वाक्यों को हम पढ़ते हैं। हैव यू रेड सरोजिनी नायडू, क्या आपने सरोजिनी नायडू को पढ़ा है ना। हैव यू रेड, क्या आप पढ़ चुके हैं, इसका मतलब इस वाक्य में सस्पेंस है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, तो आपको सामान्य तौर पर जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसके भावार्थ से मालूम होता है क्या आपने सरोजिनी नायडू को पढ़ा है, सवाल किया जा रहा है, इसका मतलब वहाँ सस्पेंस है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। दोनों ही में हैव प्लस रीड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी हैज़ बीन टू लंदन, वह लंदन में रही है, वह लंदन में रही है। तो यहाँ पे अब मालूम नहीं है कि भाई कब रही है, किस स्थिति में रही है और कब से कब तक रही है। ये दोनों तीनों बातें इसमें सम्मिलित हैं। वह लंदन में रही तो है लेकिन यहाँ पे पूर्ण होने का समय हमारे को मालूम नहीं है। इसलिए यद्यपि इन दोनों वाक्यों में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव नेवर नोन हिम, मैंने उसको कभी नहीं जाना। टू एक्सेप्ट ब्राइब, रिश्वत लेते हुए,
मैंने उसके बारे में कभी भी यह नहीं जाना है कि उसने रिश्वत ली है, यानी कि उसके रिश्वत लेने के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। कुछ भी पता नहीं है तो नियमानुसार इसमें संशय है। क्या है? संशय है, सस्पेंस की स्थिति है। इसलिए मूल भावना जो है इस नियम की वह यह है कि जब किसी वाक्य में संशय, सस्पेंस की स्थिति हो, संदेहास्पद स्थिति हो, तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करने का मौका मिलता है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है हैव यू एवर बीन इन स्पेस? क्या आप कभी अंतरिक्ष में रहे हैं? स्पेस का मतलब अंतरिक्ष। और यहाँ पे देखिए हैज हैव प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन, यह भी किसका पर्याय होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताने वाले होते हैं, हैज हैव प्लस बीन। नेक्स्ट रूल है हमारा कि वर्तमान में जब कोई कार्य हाल ही में पूरा हुआ हो, वर्तमान में नंबर एक बात, कोई कार्य जब प्रेजेंट में हो और उसके साथ वह हाल ही में पूरा हुआ हो, प्रेजेंट में रिसेंटली कोई कार्य हाल ही में, रिसेंटली कंप्लीटेड, जब कोई काम हाल ही में पूरा हुआ हो प्रेजेंट टेंस में, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि अभी 12 बजे हैं, इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 12 है ना, इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 12 है। इसका हैज़ देखिए, हैज़ है दोनों में से एक सहक्रिया ही है, और स्ट्रक, ठीक है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जस्ट जो है जो रीसेंट समय को बताता है, किसको बताता है? रीसेंट टाइम को बताता है। हाल ही के समय को बताने का काम कौन कर रहा है? जस्ट कर रहा है। इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 12 है, ये अभी 12 बजे हैं, इसका मतलब अभी अभी वो काम पूरा हुआ है। नेक्स्ट है द ट्रेन हैज़ बीन जस्ट अराइव्ड, रेल अभी अभी पहुंची है। हैज और प्लस अराइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और बीन जस्ट अभी अभी, ठीक है ना, बीन है जो इस वर्ब का ही भाग होता है, मेन वर्ब का भाग होता है, और जस्ट यानी अभी। ही हैज़ टेकन ऑल स्टेप्स, वह सभी कदम उठा चुका है। ही हैज़ टेकन ऑल स्टेप्स, उसने सभी कदम अपना लिए हैं। इसका मतलब यह है कि कोई कार्य के संबंध में इस कर्ता के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में, इस डूअर के बारे में कहा जा रहा है कि इसने अभी अभी जो भी निहायती कदम उठाने चाहिए वो उठा लिए हैं। रीसेंट टाइम के बारे में इसमें कहा जा रहा है। इसलिए वर्तमान काल में जब कोई कार्य हाल ही में पूर्ण होता है तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल है भाई, देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा कि यट, ऑलवेज, नेवर, ऑलरेडी, अप टू और लेटली। यह है लेटली, लेटली, रिसेंटली, सो फार और एवर के साथ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब परीक्षा में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, किसी भी परीक्षा में आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाएगा, और यदि किसी वाक्य में आपको इनमें से कोई सा भी इंडिकेशन आपको मिलता है, इनमें से कोई सी भी आपको पहचान या इशारा मिलता है, यट तो भी, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑलरेडी पहले से, अप टू यानी तक, लेटली यानी बाद से, रिसेंटली यानी हाल ही में, सो फार यानी अभी तक, एवर यानी कभी, ये तमाम जो यहाँ पर इंडिकेशंस होती हैं, अगर ये इंडिकेशन आपको किसी सेंटेंस में मिलती हैं, इनको याद रखना है इस रूल को। अगर ये इंडिकेशन किसी वाक्य में मिलती हैं तो आपको उस वाक्य में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब आप प्रयोग करेंगे तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसलिए जितने भी रूल आपके सामने आ रहे हैं इन सभी नियमों को आपको बराबर याद रखना है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हैव द स्टूडेंट गॉन टू स्कूल यट, क्या स्टूडेंट्स आएगा, यहाँ पे हैव लगा हुआ है। हैव द स्टूडेंट्स गॉन टू स्कूल यट, क्या अब तक विद्यार्थी स्कूल जा चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों लगाया गया हैव? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुवचन है, प्लूरल है, इसके अनुसार हैव लगा है। और यदि सिंगुलर होता, एक वचन होता, तो हम हैव के बजाय क्या लगाते? हैज।
नेक्स्ट है आई हैव ऑलरेडी, मैं पहले से ही रीड यानी पढ़ चुका हूँ द म्यूटनी ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। मैं 1857 की क्रांति को पहले ही पढ़ चुका हूँ। यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिली है ऑलरेडी, क्या मिली है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या मिला था आपको, यट। तो देखिए इस नियम के अनुसार यट, ऑलरेडी, ऐसी इंडिकेशन जब आपको मिलती हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा तब आपको ये ध्यान रखना है कि आने वाला उस वाक्य का सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, एकवचन है, अथवा प्लूरल है यानी कि बहुवचन है। एकवचन है तो एकवचन क्रिया का प्रयोग होगा उसके साथ, यदि बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया का उसके साथ प्रयोग होगा। नेक्स्ट है हैज शी लेफ्ट यट, क्या वह जा चुकी है या छोड़ चुकी है। हैज सी लेफ्ट यट, क्या वह अभी तक छोड़ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट लीव का थर्ड फॉर्म, और हैज यहाँ पर सिंगुलर, ये शी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इसका प्रयोग हमने किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी हैज नेवर बीन डाउन ए माइन। ठीक है, सी हैज नेवर, ये देखिए इंडिकेशन है, ये पहचान है। जब नेवर आए तो प्रेजेंट परफेक्ट, शी के अनुसार हैज आ गया है और बीन इसके साथ जुड़ा हुआ है जो मेन वर्ब का फॉर्म है। ठीक है, हैज, सी हैज नेवर बीन डाउन ए माइन, इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दे हैव विजिटेड, वे भ्रमण कर चुके हैं। हर यानी उसके पास, सेवरल टाइम यानी अनेकों बार, ये सेवरल टाइम यहाँ पे इंडिकेशन है। इसका मतलब क्या है कि वे लोग उसके पास अनेकों बार जा चुके हैं, यह इसका अनुवाद होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई आई हैव नेवर बीन लेट फॉर वीक। आई हैव नेवर बीन लेट, देखो नेवर है, नेवर भी एक ऐसी इंडिकेशन है जिससे हमारे को ये मालूम होता है कि हमें वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है हैज अथवा हैव में से एक सहायक क्रिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बार बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, रिमाइंड होता रहे। आई हैव नेवर बीन लेट फॉर वर्क, मैं कभी भी काम के मामले में लेट नहीं हुआ हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला हमारा रूल है कि दिस, इट, दैट, ये जो होते हैं ना, ये ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेतवाचक डिटर्मिनर होते हैं या संकेतवाचक शब्द होते हैं। दिस यानी यह है, यानी कि पास की वस्तु के लिए जो एक वचन हो। इट यानी यह है जो आपके करीब निर्जीव वस्तु होती है उसके लिए। दैट दूर वाली सिंगुलर एक वचन वस्तु के लिए। तो दिस, इट और दैट यदि ये संकेतवाचक शब्द हों और इसके बाद में इज द फर्स्ट, पहला, प्रथम, ठीक है, सेकंड, दूसरा, ओनली, केवल, ठीक है, और बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, और रोस्ट यानी कि बदतर। अगर दिस, इट और दैट ऐसे संकेतवाचक शब्दों के बाद में इस तरीके से इज द के साथ यदि फर्स्ट हो, सेकंड हो, ओनली हो, रोस्ट हो, बेस्ट हो, तो उस स्थिति में आने वाले वाक्य में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये याद रखने की है। आपको बार बार जब आप अभ्यास करेंगे एग्जाम्पल्स का तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या ये स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो होती है? उदाहरण देखते हैं। दिस इज़ द बेस्ट, ये देखो दिस यहाँ से आया है, इज यहाँ से है, द यहाँ से है और बेस्ट यहाँ से है। इस तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर में से ये वाला वाक्यांश हमारे पास है, दिस इज द बेस्ट विस्की, यह वह सबसे अच्छी विस्की है। आई हैव एवर ड्रंक, जो मैंने कभी पी है ना, जो शायद मैंने कभी पी हो, यह सबसे अच्छी विस्की है जो मैंने कभी पी हो। इसका मतलब दिस इज द बेस्ट, यहाँ पे वो वाक्यांश है जिसको फॉलो किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा। हैव यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, ड्रंक यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट ऐसा ही उदाहरण देखते हैं। दिस इज द रोस्ट नॉवेल, यह सबसे बदतर नॉवेल उपन्यास है। आई हैव एवर रेड, जो शायद मैंने कभी पढ़ा हो, है ना। और यहाँ पर हैव प्लस रेड, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ये क्यों है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो वाक्यांश है, ये जो फ्रेज है, फ्रेज यानी वाक्यांश है,
इसके अंदर स्पष्ट रूप से नियमानुसार ये इंडिकेशन है। अगर ऐसा वाक्यांश हो तो हम इसका प्रयोग इस हाल में करेंगे। नेक्स्ट है दिस इज द ओनली क्राइम स्टोरी, यह एकमात्र ऐसी अपराध की कहानी है। दिस इज द ओनली क्राइम स्टोरी, दिस इज द ओनली, यह केवल और केवल एकमात्र क्राइम स्टोरी, अपराध की कहानी। आई लाइक मोस्ट, जिसे मैं सर्वाधिक पसंद करता हूं। तो यहां पर दिस इज द ओनली जो है ना, वो एक ऐसा फ्रेज या वाक्यांश है जिसमें नियमानुसार हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि ये वो अपराध की कहानी है जिसे मैं सर्वाधिक पसंद करता हूँ या जिसको मैंने सर्वाधिक पसंद किया है। आई हैव लाइक्ड मोस्ट, यहाँ पे ये भी हो सकता था आई हैव लाइक्ड मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज द फोर्थ टाइम, ये कोई चौथी बार है। इसका हिंदी अर्थ होगा इस वाक्यांश का कि ये कोई चौथी बार है। सी हैज स्कोर्ड मच, जब उसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं या सर्वाधिक स्कोर बनाया है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो वाक्य की फ्रेक्वेंसी है बोलने की, उसमें पता चलता है कि उसकी फ्रेक्वेंसी चौथे बार आई, कि ये चौथे बार या चौथे दफ़ा ऐसा हुआ है जब उसने सर्वाधिक अंक या सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है। शी यहाँ पे एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक वचन करता है, तो उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज लगेगी। और स्कोर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्कोर, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सीधा एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारे इस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वह यह है कि इट इज परफेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, इट इज प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। यदि कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो, यदि कोई ऐसी संरचना हो जिसमें वाक्य की शुरुआत इट इज से हो, किससे हो, इट इज से, तो इट इज की तुरंत बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। जैसे यहाँ पे वाक्य की शुरुआत हो रही है इट इज से, दूसरे वाले वाक्य में भी इट इज से शुरुआत हो रही है। जब इट इज से वाक्य की शुरुआत है तो इसके आगे आने वाले उपवाक्य में, आगे आने वाले क्लॉज में आपको हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, बशर्ते आपको उसमें यह भी ध्यान रखना है कि उसका अनुवाद आपसे क्या मांग कर रहा है। चलिए इन दोनों को पढ़ते हैं। इट इज 3 years, ये 3 साल हो गए। इट इज 3 years, ये 3 साल हो गए हैं। सिंस, तब से। आई हैव सीन हर, मैंने उसको देखा है। ये 3 साल बीत चुके हैं, यानी कि मैंने उसको तब से नहीं देखा है या मुझे उसको देखे हुए 3 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर देखो अपने आप खुद ब खुद यदि आपका हिंदी भावार्थ अच्छा है तो आपको स्वतः ही मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और दूसरा आपको ये पहचान मिलती है कि जब वाक्य की शुरुआत इट इज़ से होती है, इसका मतलब यह है कि आपको उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। दूसरा उदाहरण है इट इज़ 6 months, 6 महीने बीत चले हैं। सिंस, जब से। आई हैव मेट हर, मैं उससे मिला हूँ, यानी कि मुझे उससे मिले हुए 6 महीने का समय बीत चला है, मैं 6 महीने से उससे नहीं मिला हूँ। यहाँ पर हिंदी भावार्थ को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। जब भी आप टेंस सीखें तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दिए हुए वाक्य के अंदर यदि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी हुई है तो स्वतः ही आप उसको पढ़कर अर्थ की तरफ अग्रसर होंगे। लेकिन कई दफ़ा जब, और कई या मोस्टली ऐसा होता है, जब आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाई जाती है तो सूरत हाल में आप उसका भावार्थ निकालने का प्रयत्न करें। जब आप उसके भावार्थ को, मर्म को समझेंगे तो ज़रूर आप उसमें सही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कर सकेंगे। हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, वह पूर्ण और अपूर्ण का बोध कराता है। पूर्ण और अपूर्ण का बोध कराता है। इसका मतलब क्या है, जैसा कि इसके नाम से मालूम है, परफेक्ट यानी पूर्ण और कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव, कि इसमें अब भी कार्य चल रहा है। यानी कि एक ऐसा टेंस जिसमें वर्तमान काल में, यानी कि प्रेजेंट टेंस में, जिसमें वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में कुछ काम तो पूरा हो गया होता है और कुछ काम अब भी प्रगति पर रहता है या जारी रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है एक्शन इन कंटिन्यूएशन, जहाँ पर कार्य या कार्य की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। एक्शन इन कंटिन्यूएशन यानी कि कार्य प्रगति पर होता है। सम कंप्लीटेड, एक बात और भी है, इसमें कुछ काम पूरा हो जाता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब हम इसके पैटर्न की बात करेंगे। देखिए इसका जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इस वाले टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, चूंकि वो सामान्य प्रक्रिया है, और इसके बाद में हैज हैव सहायक क्रिया, प्रेजेंट और परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए हैज हैव। इसके बाद में कॉन्टिन्यूअस है तो बीन और प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म का यहाँ पर आशय है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना, ये वर्ब की चौथी फॉर्म कहलाती है। और इसके बाद में यदि आवश्यक हो तो सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस फॉर का। और इसके साथ में क्या लगाते हैं? टाइम लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका एक साधारण वाक्य का या सकारात्मक वाक्य का पैटर्न या सूत्र होगा जो आपको ध्यान रखना है। आपके सामने उदाहरण और सूत्र लिख दिया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट हैज एकवचन कर्ताओं के लिए, हैव बहुवचन कर्ताओं के लिए, बीन जो होता है वह सदैव मुख्य क्रिया का ही एक भाग होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म, और प्लस जो ऑब्जेक्ट आए। इसके बाद में समय को बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग, और साथ में जो समय आता है उसको लिख देते हैं। ये इसका पैटर्न होता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैं हिंदी में ऐसे उदाहरण बोलता हूं कि सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, रहा है रही है, और प्लस टाइम है कब से? सुबह से, टाइम दिया हुआ है सुबह से। इसी प्रकार से जैसे मैं कहूं मोहन 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, इसी प्रकार से और कहूं विद्यार्थी आरएस की तैयारी 2015 से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम जो उदाहरण मैंने हिंदी में आपको बोले हैं, इन सभी के अंदर कुछ काम तो पूरा हुआ है और कुछ काम अब भी प्रगति पर है। जैसे एक उदाहरण उठा लेते हैं इनमें से कि विद्यार्थी 2015 से आरएस की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 2015 से जब तैयारी प्रिपरेशन प्रगति पर है तो कुछ तैयारी तो हो चुकी है या अधिकांश तैयारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो रनिंग में है, अभी भी जारी है। तो इसके उदाहरण इस तरीके से हैं। इट जो होता है वह एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सिंगुलर होता है। अब एक वचन है तो इसके साथ में हैज बीन, हैव बीन में से क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे। रेनिंग जो वर्ब की चौथी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जिसको कह सकते हैं। और मॉर्निंग जो टाइम होता है वह पॉइंट ऑफ टाइम है कि कब से बारिश हो रही है? सुबह से, यानी कि सिर्फ समय की तरफ इशारा किया गया है। तो जब समय की तरफ इशारा हो या केवल पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है यू का। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। और जब सब्जेक्ट बहुवचन हो तो उसके साथ में हैज हैव में से हम हैव का प्रयोग करेंगे, और प्लस वही बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उर्दू, उर्दू एक विषय है जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। फॉर यहाँ पर समय को बता रहा है, 10 आवर्स निर्धारित समय अवधि है। 10 आवर्स जो है, जो नियत अवधि है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि है। और जब समय अवधि हो तो उसको बताने के लिए हम किस इंडिकेशन का प्रयोग करते हैं? सिंस फॉर में से फॉर का। अब इस वाक्य का भावार्थ पढ़ते हैं। यू हैव बीन लर्निंग उर्दू, आप उर्दू सीख रहे हैं फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे से। इसका मतलब निश्चित समय अवधि को यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट है शी। शी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। अभी हम आपको पर्सन्स भी बताएंगे। तो शी के साथ हैज हैव में से एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। फिर वही बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्लास यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और 2020 जब सन लिखा हुआ हो तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे, क्योंकि जब सन कहीं पे लिखा हुआ हो, कोई साल जहाँ पे लिखा हो, उसके पूर्व सिंस और फॉर में से किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू, बहुवचन कर्ता, इसके साथ में हैव, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सिंस यहाँ पर है, केवल समय की तरफ संकेत है। 10 o'clock बजे से को बताने के लिए, बजे से समय में, जब बजे से 2 बजे से 10 बजे से 5 बजे से 8 बजे से, इन सब को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर दिस इंस्टीट्यूट, इस संस्थान के लिए। यू हैव बीन वर्किंग सिंस 10 o'clock फॉर दिस इंस्टीट्यूट, कि आप इस संस्थान के लिए 10 बजे से कार्य कर रहे हैं। इन तमाम उदाहरणों के अंदर हमने ये समझा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसकी पूर्णता और उसका लगातार जारी रहना या अधूरापन प्रकट होता है।
नेक्स्ट कुछ और उदाहरण है जिन्हें हम देख लेते हैं। अगला उदाहरण है भाई, देखिए, आई हैव बीन ड्राविंग द पिक्चर, मैं इस पिक्चर को तैयार कर रहा हूँ ऑल डे, यानी सारे दिन भर से। कब से? सारे दिन भर से। तो ये आई जो करता होता है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो होने को तो सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर, एक वचन। लेकिन हैज हैव में से यदि बात की जाए तो इसके साथ इसकी प्रकृति के अनुसार भाव को सही ढंग से पाने के लिए हम हैव का प्रयोग इसके साथ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन वाला वाक्य है, प्रश्न वाला। हैव यू बीन लर्निंग, क्या आप सीख रहे हैं? इसका हिंदी अनुवाद होगा, क्या आप सीख रहे हैं द लेसन्स यानी अध्यायों को फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से। ये निश्चित समय अवधि है, इसलिए इसके पूर्व फॉर का प्रयोग किया गया है। निश्चित अवधि, निश्चित अवधि कैसे है? स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 2 घंटे से। क्या आप 2 घंटे से लेसन्स अध्याय सीख रहे या पढ़ रहे हैं? तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सामान्य रूप से हमने ये बताया है कि कौन कौन सी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के किस रूप का प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ आपको ये बताया गया है कि इसमें सिंस और फॉर का जो प्रयोग होता है वह किस तरीके से सिंस और वो किस प्रकार से समय अवधि और समय की तरफ संकेत को प्रकट करता है। नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वह है पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अब हम पास्ट टेंस की ओर चलते हैं। पास्ट टेंस देखिए, सामान्य तौर पर एक ऐसा टेंस जिससे भूतकाल में होने वाली घटनाओं के बारे में पता चले या भूतकाल में जो कुछ हुआ उसको बताने के लिए जिस टेंस का प्रयोग हम सामान्य रूप से करते हैं वह पास्ट टेंस होता है। और जनरली पास्ट टेंस में जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि सकारात्मक या पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें या साधारण वाक्यों में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम ऑल सब्जेक्ट्स, सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। चाहे कर्ता किसी का नाम हो, चाहे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, कोई भी हो, उन सभी कर्ताओं के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अब पास्ट टेंस जो है रेफर्स टू द इवेंट्स, ऐसी घटनाओं को बताता है। टुक प्लेस, जो घटित हुई, टुक प्लेस का मतलब घटित हुई, इन पास्ट यानी भूतकाल में। ऐसी घटनाओं का वर्णन इस टेंस में किया जाता है जो भूतकाल में घटित हुई। पास्ट सिंपल टेंस इसका पहला पार्ट है, जिसका सूत्र जो होगा वह होगा कर्ता। कर्ता के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सभी कर्ताओं के साथ, चाहे एक वचन कर्ता हो चाहे बहुवचन कर्ता हो। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग प्लूरल और सिंगुलर, एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ किया जाएगा। और अंत में ऑब्जेक्ट। ये इसका साधारण पैटर्न है। कैसा पैटर्न है? साधारण, साधारण सूत्र है। दूसरा, यदि वाक्य नेगेटिव है, यदि वाक्य नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट सिंपल के अंदर, जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया था। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का? डू और डज का। डू का प्रयोग हमने किया था बहुवचन के साथ, डज का प्रयोग हमने किया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा है कि पास्ट सिंपल टेंस में सभी कर्ताओं के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? डिड हेल्पिंग वर्ब का। यदि वाक्य नेगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नोट लगा देंगे। यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो सब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे और अंत में कौन सा चिन्ह लग जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बात हुई इसके पैटर्न की। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, वेंट यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म है। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन, ये सेकंड फॉर्म है। जब किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो वह पास्ट सिंपल को बताती है। तो पढ़ते हैं, मोहन वेंट टू दिल्ली, मोहन दिल्ली गया, टू सी हिज सिस्टर, अपनी बहन से मिलने के लिए। ये उसका उद्देश्य था। मोहन दिल्ली क्यों गया? अपनी बहन से मिलने के लिए गया। इसका मतलब अब नहीं, पहले गया, पास्ट सिंपल टेंस को बताता है। नेक्स्ट उदाहरण है, वी लर्नड, हमने सीखा। लर्न यानी सीखना, और लर्न की सेकंड फॉर्म होती है लर्नड, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। वी यहाँ पे ऐसा करता है जो बहुवचन है, फर्स्ट पर्सन है। वी लर्नड आवर लेसन, हमने हमारे अध्याय को सीखा। ठीक है, तो इस प्रकार से जनरल वे में जो पास्ट सिंपल टेंस होता है उसके पैटर्न होते हैं। ये इसके उदाहरण आपको बताए गए हैं। सबसे पहला नियम है पास्ट सिंपल टेंस का, वह है कि निश्चित समय पर भूतकाल में अगर कोई घटना घटित होती है, कोई एक फिक्स टाइम पर
यदि कोई घटना घटित हुई है तो उसको बताने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। जैसे शी रोट ए बुक लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो है ये यहाँ पे हमारे को पहचान मिली है, ये हमारे पास इंडिकेशन है जो हमसे ये कहती है कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का जब प्रयोग करना है तो पास्ट सिंपल हो जाएगा। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। शी रोट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। शी रोट ए बुक, उसने एक किताब लिखी। कब लिखी भाई? लास्ट ईयर। आप कहेंगे कि आपने इसमें रोट का प्रयोग क्यों किया? भाई हमारे पास इंडिकेशन है लास्ट ईयर, इसका मतलब लास्ट ईयर जो एक ऐसा टाइम है, लास्ट ईयर यहाँ पे टाइम है। क्या है? टाइम। मैंने बताया था टाइम और टेंस एक दूसरे के पूरक होते हैं। टाइम हमारे को बता रहा है कि पिछला साल यानी भूतकाल है, इसलिए हम यहाँ पर जो टेंस है वो प्रयोग करेंगे सामान्य भूतकाल को, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस को, वर्ब की सेकंड फॉर्म को इसमें प्रयोग किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। इंडिया, भारत। बिकेम यहाँ पर बिकम की सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है? बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम। फ्री यानी आज़ाद। इन 1947, 1947 आज तो है नहीं, ना भविष्य की बात है, भूतकाल की बात है। ये यहाँ पे पहचान है हमारे पास, जहाँ से टाइम पता चलता है कि इस टेंस में जब टाइम भूतकाल का है तो भूतकाल ही प्रयुक्त होगा। कौन सा टेंस प्रयुक्त होगा? भूतकाल। कि भारत को आज़ादी कब मिली? 1947 में मिली। तो पहला नियम यह है कि निश्चित भूतकाल की घटना को बताने के लिए जब आपको ये मालूम चले कि वहाँ पर आपको कोई ऐसा टाइम दिया जाए जिसमें मालूम हो कि भूतकाल की घटना है, वहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। दूसरा नियम है भूतकाल की आदत को बताने के लिए, यानी कि पास्ट हैबिट को बताने के लिए। अब भूतकाल की आदत, जैसे मैं कहूँ गांधी जी प्रतिदिन सुबह मंदिर जाया करते थे, ये भूतकाल की आदत है, भूतकाल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वह जवानी में खूब दूध पीता था, ये भी भूतकाल की उसकी आदत है। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इसके उलट दूसरा एक चीज़ और होती है, जब आप मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं? यूज्ड टू का। तो उदाहरण देखिए, व्हेन ही वाज यंग, जब वह जवान था। इसका उदाहरण देखिए भूतकाल की आदत का। व्हेन ही वाज यंग, जब वह जवान था। ही यूज्ड टू प्ले, वह खेला करता था। ये देखो यूज्ड टू मैंने लिखा है पास्ट हैबिट के लिए। ही यूज्ड टू प्ले, इसका मतलब क्या हुआ? वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज करेंगे, सही होगा। व्हेन ही वाज यंग, जब वह जवान था। ही यूज्ड टू प्ले टेनिस, वह टेनिस खेला करता था। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो बूढ़ा हो गया है। पहले कभी उसकी जवानी जब थी तो वो कौन सा खेल खेलता था? टेनिस खेला करता था। और यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म या यूज्ड टू मॉडल का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है शी ऑलवेज, यानी हमेशा। शी ऑलवेज आस्क्ड, वह हमेशा पूछती थी। फॉर ए कप ऑफ टी, एक चाय के कप के लिए, ये उसकी आदत थी। यानी कि किसी महिला के बारे में कहा गया है कि जब भी उसके पास कोई जाता था या उसके घर पर कोई पधारता था तो वह मेहमान नवाजी में चाय के कप के लिए ज़रूर पूछा करती थी। ऑलवेज यानी हमेशा। ये हमेशा जो है टाइम को बताता है। किसको बताता है? टाइम को। और पास्ट हैबिट बताई गई है इस महिला की, शी की, जो एक वचन है। कौन सा वचन है? एक वचन। लेकिन सवाल यह है कि एक वचन और बहुवचन दोनों ही कर्ताओं का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पास्ट सिंपल टेंस में दोनों ही कर्ताओं के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयुक्त होगी? सेकंड फॉर्म प्रयुक्त होगी। और उदाहरण इसके देख लेते हैं। एक और उदाहरण है, आई नेवर मिस्ड माई प्रोफेशन। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है। इसके बाद में नेवर यहाँ पे टाइम को बताता है। किसको बताता है? टाइम को, कभी नहीं, नेगेटिविटी। और मिस्ड या मिस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल। माई यानी मेरा और प्रोफेशन यानी प्रोफेशन। माई प्रोफेशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई नेवर मिस्ड माई प्रोफेशन, मैं कभी भी मेरे व्यवसाय को नहीं चूकता था या मेरे धंधे को नहीं चूकता था। तो यहाँ पे ये पास्ट हैबिट को बताया गया है। जैसे कोई कहे कि जब मैं फौज में था तो मैं कभी भी अपनी ड्यूटी से नहीं मुकरता था। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी भूतकाल की आदत को बता रहा है, अपने फौज के दिनों की याद दिला रहा है। नेक्स्ट है ही यूज्ड टू स्मोक डेली, कि वह हमेशा धूम्रपान करता था। यूज्ड टू स्मोक, यहाँ पे मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूज्ड टू एक मॉडल है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्मोक। स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना। क्या होता है? धूम्रपान करना। ठीक है, तो ही यूज्ड टू स्मोक डेली, वह प्रतिदिन धूम्रपान करता था। और यूज्ड टू स्मोक के स्थान पे यहाँ पे लिख सकते हैं आप वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे प्रयुक्त होगी
उसके धूम्रपान करने की आदत के बारे में हमारे को बताएगी, जो उसकी पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत को यहाँ पे स्पष्ट करती है, भूतकाल की आदत को स्पष्ट करती है। गांधी जी यूज टू प्रेयर अर्ली इन द मॉर्निंग, कि गांधी जी जल्दी सुबह प्रार्थना किया करते थे मंदिर में जा करके। आपको मालूम है गांधी जी की आदत थी कि वो प्रतिदिन सुबह सुबह कहाँ पहुँचते थे, मंदिर में, वहाँ प्रार्थना किया करते थे। तो ये गांधी जी की पास्ट हैबिट को बताता है। कौन सी हैबिट को बताता है? पास्ट हैबिट को। अगला हमारा रूल है पास्ट सिंपल का, कि डायरेक्ट नरेशन में देखो, जब हम नरेशन आगे पढ़ेंगे, जब हमारे टेंस पूरे हो जाएंगे, नरेशन का मतलब होता है उल्लेख करना, ठीक है ना, उल्लेख करने वाले, नरेशन, नरेट से जो बनता है। तो दो प्रकार के नरेशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब ये है जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वही डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट नरेशन में वाक्य में परिवर्तन कर दिया जाता है, कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं, वो इनडायरेक्ट हो जाता है। बात है यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन की, कि डायरेक्ट नरेशन में आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जब होती है तो आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच, इनको ध्यान से देख लें। रिपोर्टिंग वर्ब, जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के जो विद्यार्थी हैं वो ज़रा ध्यान से देखें। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है डायरेक्ट नरेशन में, वो कोमा और इन्वर्टेड कोमा में जिस तरीके से वाक्य कैद होता है, इस तरीके से वाक्य होता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है। तो ये कोमा इन्वर्टेड कोमा में जो वाक्य लिखा जाता है यहाँ पे, वो तो आरएस कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। जबकि कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और होगा तो ऑब्जेक्ट भी होगा। ये जो सारी चीज़ें होती हैं कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि यहाँ जो वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, कुल मिला के ये कह सकते हैं, जबकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य होता है। तो आपने क्या समझा कि डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जबकि उसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, अब हमारा नियम देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगर यहाँ आने वाली वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि यहाँ पर भी हम उसको कौन से टेंस में बदल देंगे? पास्ट टेंस में। यदि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर, तो अंदर भी हम पास्ट टेंस करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इस प्रकार से उसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे ये डायरेक्ट नरेशन के वाक्य हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, और नियमानुसार इन्हीं को देखते हैं, डायरेक्ट नरेशन के वाक्य। जैसे शी सेड, उसने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई प्ले चेस, मैं शतरंज खेलता हूँ। लड़की ने कहा, कोई लड़की है, उसने कहा, ये सब्जेक्ट है। तो अब सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो भी है ये रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है, और जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर है ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है। किसका वाक्य है? रिपोर्टेड स्पीच का। और नियम क्या कहता है? यदि कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर पास्ट टेंस है, ये देखो, से की सेकंड फॉर्म होती है सैड, से फर्स्ट फॉर्म होती है, और सैड कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो, कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर पास्ट टेंस हो, तो अंदर भी कौन सा टेंस कर देंगे? पास्ट टेंस कर देंगे। यानी कि यहाँ पर भी हम पास्ट टेंस में इसको परिवर्तित कर देंगे। तो चलिए इस डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। शी चूंकि साधारण है वाक्य, तो शी का शी रखेंगे। सैड है, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यथावत रखेंगे। इस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए नियम आपको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाए जाएंगे तब बताया जाएगा। यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम दैट लिखेंगे। शी सैड दैट, यहाँ पर देखो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, शी के अनुसार, तो यहाँ शी हो जाएगा। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नियम यह कहता है जब कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट टेंस है, तो अंदर भी रिपोर्टेड स्पीच में भी आप उसको पास्ट टेंस बना देंगे। तो यहाँ आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नियमानुसार टेंस तालिका के अनुसार फर्स्ट फॉर्म को कौन सी फॉर्म में बदल देते हैं? सेकंड फॉर्म में। प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड हो गई। चेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो यथावत है। दोनों ही वाक्यों का भावार्थ मैं आपको बताता हूँ। पहले वाक्य का भावार्थ है शी सैड, उसने कहा, आई प्ले चेस, मैं शतरंज खेलती हूँ। लेकिन इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा तो ऐसे बनेगा, शी सैड, उसने कहा, दैट की, सी प्लेड चेस, वह शतरंज खेलती थी। उसने कहा कि वो शतरंज खेलती थी, दोनों ही जगह पास्ट टेंस हो गया। इसका मतलब भावार्थ में समतुल्यता आई है, भावार्थ सही होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा। ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा। राम वेंट, राम गया। इनटू फॉरेस्ट, इनटू फॉरेस्ट, ये यहाँ पे वेंट है जो गलत लिखा गया है, राम गो जाएगा यहाँ पे। राम गोज इनटू फॉरेस्ट, राम जंगल में जाता है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा। राम गोज इनटू फॉरेस्ट, उसने कहा कि राम जंगल या वन में जाता है। तो देखिए यहाँ पे ही का ही रखेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदला जाएगा, ये नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के। मी जो ऑब्जेक्ट उसको यथावत रखेंगे। साधारण वाक्य तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे दैट लगा देंगे। राम जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो किसी व्यक्ति का नाम है, और जब किसी व्यक्ति का नाम रिपोर्टेड स्पीच के शुरू होने वाले वाक्य में, कोमा इन्वर्टेड कोमा के शुरू होने वाले वाक्य में यदि किसी व्यक्ति का नाम होता है तो वो थर्ड पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन होता है, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए राम को राम रखेंगे। गोज यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यहाँ पास्ट टेंस है तो इसको भी पास्ट टेंस में बदलो। गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राम सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके अनुसार ये बदल जाएगी। गो जो होगा वो किस में बदल जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट में। इनटू का इनटू रहेगा और फॉरेस्ट का फॉरेस्ट। अब इसका हिंदी भावार्थ हो जाएगा कि उसने मुझे बताया कि राम जंगल में जाता था या वन में जाता था। नेक्स्ट हमारा नियम है कंडीशनल वाक्य, जो शर्त वाले वाक्य होते हैं। कौन से वाक्य होते हैं? शर्त वाले वाक्य, जिनमें कंडीशन होती है। तो शर्त वाले वाक्यों में इफ से यदि वाक्य की शुरुआत है, किससे शुरुआत है? इफ से। तो इफ वाले वाक्यों में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का, या यूं कह सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के अलावा हम पास्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? पास्ट फॉर्म का। पहला उदाहरण है इफ, यदि। देखिए जब वाक्य इफ कंडीशनल फॉर्म से जब शुरू हो रहा है तो देखिए इफ आई हैड मनी, इसका मतलब यह है अनकंडीशनल है। यदि मेरे पास धन होता, इसका मतलब होता है नहीं, अगर धन होता आई वुड गिव टू हिम, मैं उसको दे देता। आई वुड गिव टू हिम। यहाँ पे देखो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है? मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही पार्ट होता है, या यूं कह सकते हैं कि यह समान अर्थ देता है वर्ब की सेकंड फॉर्म के। इसलिए इसका हिंदी भावार्थ होगा इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास धन होता, आई वुड गिव टू हिम, तो मैं उसको दे देता। ठीक है। नेक्स्ट इफ कंडीशनल, इफ शी ट्राइड, यदि उसने कोशिश की होती। इफ कंडीशनल ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ शी ट्राइड, यदि उसने कोशिश की होती टू बिट्राई मी, मुझे धोखा देने की, यदि वह मेरे को धोखा देने की कोशिश करती, आई वुड इन्फॉर्म यू, तो मैं आपको सूचित कर देता। वुड इन्फॉर्म, वही वुड मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के समान भावार्थ देगा। यदि वह मुझे धोखा देने की कोशिश करती तो मैं आपको सूचित करता। ठीक है। तो इफ कंडीशनल, यदि शब्द से, इफ कंडीशनल वर्ड से यदि कोई वाक्य की शुरुआत होती है तो उसमें आने वाले उपवाक्य अथवा अन्य वाक्य में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या यूं कहें कि पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हमारा नियम है जब दो काम अनुक्रम में, यानी कि लगातार, जब दो काम एक ही अनुक्रम या सीक्वेंस में हो तो पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं कहूं जब मैं नाच रहा था तो वो बजा रही थी, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से जब मैंने नाचा तो उसने गाया, जब मैंने खाया तो उसने पिया। ये दो वाक्य एक जैसे समानुभूति वाले वाक्य हैं, जहां एक जैसी अनुभूति हमें होती है कि एक तरफ खाया एक तरफ पिया, एक तरफ गाया एक तरफ बजाया। तो इस स्थिति में दोनों ही वाक्यों में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। उदाहरण देखिए, और एक पहचान और होती है इस नियम में कि जब दो वाक्य एक जैसे अनुक्रम में प्रगति करते हैं, एक जैसे फॉर्मेट में होते हैं, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए बिफोर कंजंक्शन, बिफोर संयोजक आपको देखने को मिलेगा। कंजंक्शन को हम कहते हैं संयोजक या जोड़ने वाला। उदाहरण देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ही, यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्विच्ड ऑन, स्विच्ड ऑन वर्ब की सेकंड फॉर्म। स्विच यानी स्विच करना, ऑन कर, और स्विच्ड ऑन यानी स्विच ऑन किया। ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर यानी पहले, बिफोर यानी पहले। देखो नियमानुसार इसमें बिफोर कंजंक्शन आया है। बिफोर
ही ओपनड, उसने खोला। ओपन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओपन फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई? ओपनड। और ओपन कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब पास्ट सिंपल। ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने लाइट जला दी। बिफोर ही ओपनड द डोर, इससे पहले कि उसने दरवाज़ा खोला। उसने दरवाज़ा खोला, उससे पहले क्या जला दी? लाइट। दो काम एक साथ हुए, एक ही अनुक्रम में हुए कि दरवाज़ा खोलने से पहले उसने क्या जलाई? लाइट जलाई। तो दोनों ही वाक्यों में हमने देखा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं इस नियम के, जो इस प्रकार हैं। ही वेंट टू एमपी, ही यानी वह सब्जेक्ट, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, यानी कि पास्ट सिंपल। ही वेंट टू एमपी, वह एमपी यानी मध्य प्रदेश गया। बिफोर पहले, आई रीच्ड हिज हाउस, मैं उसके घर पहुंचा। मैं उसके घर पहुंचा और उससे पहले वो कहाँ गया? एमपी चला गया। तो दोनों ही वाक्य एक साथ घटना हो रही है। मैं उसके घर पहुंचा और वो मेरे जाने से पहले कहाँ चला गया? एमपी चला गया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई मदर, मेरी माँ, कुकड यानी भोजन पकाया या पकाया था या पकाती थी। माई मदर कुकड फूड बिफोर पहले आई अवोक, मैं जागा उससे पहले मेरी माँ ने। अवोक यहाँ पर अवैक की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। अवैक यानी जागना, अवोक जागा वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर कुक यानी पकाना, कुक की सेकंड फॉर्म कुकड। माई मदर कुकड फूड बिफोर आई अवोक, मेरे जागने से पहले, या मैं ये कहूँ कि मैं जागा और मेरी माँ ने उससे पहले क्या पका दिया? भोजन पका दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइमा प्रिपेयर्ड नोट्स, साइमा ने नोट्स तैयार किए। प्रिपेयर की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट सिंपल। इसका मतलब कौन सा सिंपल टेंस है? पास्ट सिंपल। साइमा प्रिपेयर्ड नोट्स, साइमा ने नोट्स तैयार किए। बिफोर पहले, एग्जाम केम, एग्जाम आया वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। एग्जाम आया, उससे पहले साइमा ने नोट्स तैयार कर लिए। इस प्रकार से दोनों तरफ इन उदाहरणों में पास्ट सिंपल टेंस आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट हमारा रूल है, जब दो घटनाएं एक साथ संपन्न